नमस्कार विद्यार्थियों। फ्रांस की क्रांति पर छठा व्याख्यान। पिछले व्याख्यान में हम कम्यून के शासन पर चर्चा कर रहे थे कि वो एक बड़ा अल्प काल, छोटा सा एक जो समय, उस समय शासन पर कम्यून का ज़बरदस्त प्रभाव था और इसीलिए उसको कम्यून का शासन कहा गया उस काल को। और कम्यून ने विधानसभा के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए राजा और रानी को टेम्पिल नामक एक पुराने किले में बंदी बनाकर रखा। राजा के समर्थकों को जेलों में ठूस दिया, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और जिन्होंने भी उसका विरोध किया या शत्रु को सहायता पहुंचाई, उनको मौत के घाट उतार दिया। विद्यार्थियों, 2 सितंबर से 6 सितंबर तक का जो ये 5 दिन का समय है, इस समय में, इस 6 दिन के समय में, 5 दिन के समय में आप ये देखिए कि लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर 1792 और ऐसे ही वातावरण में कन्वेंशन का चुनाव हुआ। कन्वेंशन अथवा सम्मेलन, ये विद्यार्थियों तीसरी क्रांतिकारी सभा थी, जिसने 20 सितंबर 1792 से लेकर 26 अक्टूबर 1795 तक शासन कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में देश में एक गणराज्य स्थापित किया। कन्वेंशन ने एक स्थायी सरकार का संगठन किया और देश को छिन्न भिन्न होने से बचाया और देश की स्वतंत्रता की रक्षा की। परंतु उसके शासनकाल में अत्याचार और निर्दयता का एक अमानवीय दौर भी चला, जिससे गणतंत्र की जो भी सफलताएं थीं, उन पर एक ब्लैक स्पॉट, एक काला धब्बा लग गया। 21 सितंबर 1792 को बिना किसी धूमधाम के कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव करके फ्रांस के राजतंत्र की समाप्ति और गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी और तुरंत ही संविधान बनाने के लिए एक समिति गठित कर दी गई। परंतु जिरोंदिस्ट और जैकोबिन, जिनका हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, इनके आपसी संघर्ष के कारण लंबे समय तक समिति जो संविधान बनाने का कार्य करने वाली थी, अपना कार्य शुरू नहीं कर पाई। देश की भावी सरकार में पेरिस का क्या स्थान होगा, इस प्रश्न पर भी विवाद हो गया। जिरोंदिस्ट फ्रांस के 83 जिलों के प्रतिनिधि थे, अतः वे पेरिस को उसी अनुपात में हिस्सा देना चाहते थे, जबकि जैकोबिन, जिनकी पूरी शक्ति का जो मूल स्रोत पेरिस था, वो भावी व्यवस्था में पेरिस का वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। इसके अलावा एक व्यक्तिगत कारण भी था। जिरोंदिस्टों को जैकोबिन के 3 प्रमुख नेताओं रॉबिस्पियर, मारा और दांतों से सख्त घृणा थी। रॉबिस्पियर, मारा और दांतों से सख्त घृणा थी। किसको? जिरोंदिस्टों को। जैकोबिन नेताओं को जिरोंदिस्टों से घृणा थी।
झगड़े का मूल कारण लुई सोल्वे के भावी भविष्य को लेकर शुरू हुआ और दोनों दलों में प्राण घातक संघर्ष शुरू हो गया। जैकोबिन दल लुई सोल्वे को क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु मानता था। उसने मांग की कि राजा को तुरंत बिना अभियोग चलाए मृत्युदंड दे दिया जाए, किंतु अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। अंत में उस पर मुकदमा चलाया गया और कन्वेंशन ने राजा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद राजा को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं, इस पर मतदान हुआ। कुल 721 सदस्यों ने 7-1 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। 387 ने मृत्युदंड के पक्ष में और 334 ने विरोध में मतदान किया। 21 जनवरी 1793 को लुई सोल्वे को सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा के वध के बुरे परिणाम निकले। क्रांति की क्रूरता ने इंग्लैंड, रूस, स्पेन, हॉलैंड और जर्मनी के राज्यों और इटली, इन सब को फ्रांस का शत्रु बना दिया और ये सभी देश फ्रांस के विरुद्ध चल रहे गृह युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रुसिया का उनका साथ खड़े हो गए। इस प्रकार क्रांतिकारी फ्रांस के विरुद्ध प्रथम यूरोपीय गुट अस्तित्व में आ गया। फ्रांस में भी गृह युद्ध की ज्वाला धधक उठी। बांदे में वहां के जो 1 लाख किसानों ने गणतंत्र के विरुद्ध बहुत बड़ा एक विरोध और विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जिरोंदिस्ट दल सितंबर हत्याकांड के लिए उत्तरदायी लोगों को सजा दिलवाना चाहता था। कैम्यून ने जो किया, सितंबर हत्याकांड के लिए जैकोबिन नेता मारा को वो उत्तरदायी मानता था। जिरोंदिस्ट ने कन्वेंशन में एक प्रस्ताव पारित करके मारा को क्रांति अधिकरण के सामने भेज दिया, परंतु अधिकरण ने मारा को मुक्त कर दिया। अब पेरिस की कम्यून ने जिरोंदिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, जिरोंदिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई की। उसकी विशाल भीड़ ने कन्वेंशन भवन को घेर लिया और कन्वेंशन भवन से मांग की कि जिरोंदिस्ट नेताओं को निकाल दिया जाए। असहाय और विवश कन्वेंशन को 30 जिरोंदिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पास करना पड़ा। परिणाम यह निकला कि फ्रांस के जिलों के लोगों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए। ये जो प्रजातांत्रिक सरकार बनी, इस प्रकार गृह युद्ध का क्षेत्र व्यापक हो गया। उधर अक्टूबर 1793 में अनेक जिरोंदिस्ट नेताओं को फांसी दे दी गई थी। कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ नेता इधर उधर भटकते रहे। पेरिस के विध्वंसकारियों की सहायता से जैकोबिन अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को उखाड़ फेंकने में सफल रहे और जिरोंदिस्ट दल जो है उसका सफाया हो गया। गृह युद्ध से कन्वेंशन परेशानी में पड़ गया। उस पर पेरिस की कम्यून का प्रभाव कायम हो चुका था, परंतु फ्रांस के प्रांतों को यह दिखाने के लिए कि उस पर कम्यून का कोई प्रभाव नहीं है, उसने जल्दी से एक नया संविधान बना डाला जो 1793 के संविधान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नए संविधान में प्रांतों के अधिकारों तथा जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने की ऐसी व्यवस्था की गई जिससे भविष्य में पेरिस के लिए अपना वर्चस्व कायम रखना असंभव हो गया।
नए संविधान में सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था की गई तथा शासन के विकेंद्रीकरण को और अधिक बढ़ा दिया गया, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। व्यवस्थापिका की अवधि 1 वर्ष रखी गई और व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून को जनमत के सामने रखने और जनमत की स्वीकृति के बाद लागू करने का प्रावधान रखा गया, परंतु यह विधान लागू न हो सका। देश के सामने विद्यमान संकट को देखते हुए इसे स्थगित रखा गया। इसके बाद कन्वेंशन ने जन सुरक्षा समिति की संकटकालीन सरकार की स्थापना करने का निर्णय लिया और युद्ध की समाप्ति तक कन्वेंशन को स्थायी घोषित कर दिया। अब विद्यार्थियों, अस्थायी सरकार की स्थापना की बात। देश को विपत्तियों से मुक्त कराने के लिए कन्वेंशन की देखरेख में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जो इतनी निरंकुश और अत्याचारी सिद्ध हुई कि बोर्बोर राजाओं की सरकार भी इसके सामने कुछ नहीं थी। अस्थायी सरकार में 2 महत्वपूर्ण समितियां थीं, एक जनरक्षा समिति और दूसरी सामान्य सुरक्षा समिति। जनरक्षा समिति को प्रारंभ में केवल वैदेशिक मामलों और सेना का प्रबंध सौंपा गया था, परंतु धीरे धीरे वह शासन का सर्वोच्च शक्तिशाली बन गई और इतने अधिक अत्याचार किए कि गिनती करना असंभव हो गया। परंतु उसने फ्रांस की सेनाओं को संगठित किया, पुनर्गठन किया और फ्रांसीसी सेनाएं शत्रुओं को रोकने में कामयाब रही। जनरक्षा समिति और सामान्य सुरक्षा समिति ने मिलकर फ्रांस के नगरों लियोन्स तथा बांदे के विद्रोहों का क्रूरता के साथ दमन किया। फ्रांस के 2 सार्वजनिक चौकों में गिलोटिन खड़े किए गए और वहां प्रतिदिन अनेक लोगों का वध किया जाता रहा। 31 अक्टूबर 1793 को 21 जिरोंदिस्ट नेताओं को भी गिलोटिन पर चढ़ाया गया, यानी कि सूली पर चढ़ाया गया। मदाम रोला भी उनमें से एक थी। इसके कुछ दिनों पहले 16 अक्टूबर को रानी को भी 16 अक्टूबर 1793 को रानी को भी सूली पर चढ़ा दिया गया था। ये कन्वेंशन के शासन की शुरुआत के साथ ही राजधानी पेरिस और प्रांतीय राजधानियों में प्रतिदिन लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता रहा। उन लोगों में से अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था अथवा क्रांति को सफल बनाने में प्राणों की बाजी लगा दी थी, जिनका घर-बार नष्ट हो गया था। फिर भी उस युग के लिए आतंक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि वह सब कुछ गणतंत्र के शत्रुओं को दंड देने के नाम पर हुआ था। आतंक का राज्य तो अब शुरू होने वाला था। इसमें व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए अपने ही साथियों को मौत के घाट उतारा गया। 10 अगस्त 1792 के बाद में व्यवहारिक दृष्टि से फ्रांस में 2 सरकारें थीं, एक कम्यून अथवा पेरिस की सरकार और दूसरी कन्वेंशन अथवा फ्रांस की सरकार। अब तक दोनों ने मिलकर काम किया था, परंतु अब दोनों में बिगाड़ उत्पन्न हो गया। कम्यून के नेता थे हर्बर्ट और सोमेते। ये दोनों अत्यधिक उग्रवादी, बर्बर और अधार्मिक थे। एक तरह से पेरिस के वास्तविक शासक थे। उनके नेतृत्व में कम्यून ने कन्वेंशन को विवश किया कि वह फ्रांस को ईसाईयत के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास करे, और विवश कन्वेंशन ने इसके लिए काफी प्रयास भी किया। अब ईश्वर के स्थान पर बुद्धि की पूजा की जाने लगी। कन्वेंशन और जनरक्षा समिति ने अपनी इच्छा के विरुद्ध यह सब कुछ स्वीकार कर लिया, परंतु रोबेस्पियर इससे संतुष्ट नहीं था।
रोबेस्पियर जनरक्षा समिति का सर्वाधिक प्रतिभाशाली सदस्य था। वह हर्बर्ट और दांतो दोनों गुटों का सफाया चाहता था। पहले हर्बर्ट और उसके साथियों पर धर्म विरोधी कार्यों का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया गया और 24 मार्च 1794 को उन सभी को गिलोटिन सूली पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद दांतो और उसके साथियों को भी मौत की सजा दी गई, क्योंकि वे लोग अब रक्तपात को बंद करके उदार नीति प्रतिपादित कर रहे थे। हर्बर्ट और दांतों की मृत्यु के बाद रोबेस्पियर का जैकोबिन दल, कम्यून और जनरक्षा समिति पर एक अधिकार कायम हो गया। 5 अप्रैल 1794 से 27 जुलाई 1794 तक, अर्थात लगभग 100 दिन तक, रोबेस्पियर ने वास्तविक अधिनायक की भांति शासन किया। वह एक निपुण ढोंगी था विद्यार्थियों। एक प्रांतीय वकील के रूप में उसने अपना कैरियर प्रारंभ किया था। फिर उसने जैकोबिन दल में अपना प्रभाव बढ़ाया। वह एक अवसरवादी और ठीक अवसर पर शत्रुओं पर वार करने वाला था। पूर्ण सत्ता हाथ में आते ही रोबेस्पियर ने उन सभी लोगों को सूली पर चढ़ाना शुरू कर दिया जो उसके लिए अवांछनीय थे, उसके लिए खतरनाक थे, अथवा हो सकते थे, अथवा शंका थी। इसके लिए उसने जूरी के सदस्य भी बदल दिए ताकि जूरी हत्याओं के सिलसिले में बाधक सिद्ध न हो। उसके अल्प शासन काल में लगभग 1400 व्यक्तियों को प्राण दंड दिया गया, परंतु यही बात उसके पतन का कारण बनी। कन्वेंशन और जनरक्षा समिति के सदस्यों को भी अपने प्राणों का भय सताने लगा और उन लोगों ने महाआतंक के नेता रोबेस्पियर का अंत करने का निश्चय किया। 27 जुलाई 1794 को उसे बंदी बना लिया गया। कम्यून की भीड़ उसे कारागार से छुड़ा कर ले गई, परंतु रात में सेना ने घमासान लड़ाई के बाद उसे और उसके साथियों को बंदी बना लिया और कन्वेंशन के आदेश से उसी रात्रि उन सभी को सूली पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में आतंक के राज्य का अंत हुआ। 1795 का संविधान। 1795 में कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया। इसका निर्माण भी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर किया गया था। इसमें मानव अधिकारों के साथ साथ मानव के कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला गया, जो एक नई बात थी विद्यार्थियों। शासन का सर्वोच्च अधिकार एक डायरेक्टरी यानी कि संचालक मंडल को सौंप दिया गया, जिसमें 5 सदस्यों की एक व्यवस्था थी। ये लोग 5 वर्ष तक अपने पद पर सुरक्षित रह सकते थे, किंतु प्रतिवर्ष उनमें से एक का हट जाना आवश्यक था। उसका निर्वाचन विधानमंडल की ओर से होता था। कानून बनाने के लिए पहली बार एक जगह 2 सभाएं रखी गईं। पहली में 500 सदस्य और दूसरी में 250। पहली को कानून का प्रस्ताव रखने और पारित करने का और दूसरी को उनको स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार दिया। अस्वीकृति का अधिकार केवल 1 वर्ष की अवधि तक का था। यह विधान नवंबर 1799 से 26 अक्टूबर 1795 को कन्वेंशन ने अपने आप को भंग कर दिया। अब विद्यार्थियों शेष बातें अगले व्याख्यान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।